हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआरएस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हमें बेसिक के बारे में बताता है कि एटम की शुरुआत कैसे हुई थी या ये सारी चीज़ें कैसे बनना स्टार्ट हुई थी। तो 1900 के टाइम पर इतना कुछ नहीं पता था, सिर्फ यही पता था, जे थॉमसन ने ये बता रखा था एटम जो होते हैं वो इनडिविजुअल पार्टिकल है, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है। और 1886 उससे पहले हमें ये पता था, ई गोल्डस्टाइन ने ये डिस्कवर किया था कि कैनाल रेज जो हैं एक न्यू रेडिएशंस हैं। इस न्यू रेडिएशन का इन्होंने डिस्कवरेशन कर लिया था कि एक गैस डिस्चार्ज में, जिनको उन्होंने नाम दिया कैनाल रेज। ये रेज जो थी बहुत ही, ये रेज जो हैं वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस हैं जो आपकी डिस्कवरी में आगे चीज़ों में हेल्प किया था। वो आगे आगे आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कैनाल रेज कैसे कैसे हेल्प करा था न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, या डिस्कवर करने में। तो यहाँ से ये पता चला कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं वो होते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के चार्ज होते हैं जो कि जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी थ्योरी है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को समझाने में, हमने डेल्टन में सबसे पहले पढ़ा था, डेल्टन की थ्योरीज में पढ़ा था। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो एटम है वो छोटा है, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, वो ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, बट वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और बाद में हमें धीरे धीरे रिसर्च से पता चला कि उनके अंदर और भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले थ्योरी के पार्ट में हमारे पास जो है वो है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम में एक्सप्लेनेशन है क्या, थॉमसन मॉडल ने साफ साफ, जे थॉमसन ने क्या किया था, प्रपोज किया था मॉडल ऑफ एन एटम, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा एटम को एक क्रिसमस पुडिंग या फिर वाटरमेलन बोलो उससे कंपेयर किया था। उन्होंने बोला कि क्रिसमस पुडिंग, जैसे आपने मफिन टाइप देखा होगा, क्रिसमस पुडिंग में जैसे कि ऐसे रेजन्स लगे होते हैं, रेजन्स मतलब किशमिश लगे होते हैं, उसी तरह एटम भी एक ऐसा पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। नाउ यू हैव टू एम्फोसाइज ऑन द वर्ड एम्बेडेड। एम्बेडेड वर्ड पे एम्फोसाइज इसलिए करना है क्योंकि एम्बेडेड का मतलब होता है धंसा हुआ। धंसा हुआ मतलब वो उसके अंदर गड़ा हुआ है एक तरह से। और एटम जो है वो एक पॉजिटिव स्फीयर है। और उन्होंने ये भी बोला था कि आप यू कैन ऑल्सो कंपेयर द थॉमसन मॉडल टू दी वाटरमेलन, जिनके अंदर जो रेड पार्ट है, इट इज़ रेड एडिबल पार्ट जो है वाटरमेलन का, वो उस तरह है जैसे कि पॉजिटिव स्फीयर, और जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर जो छोटे छोटे काले काले सीड होते हैं उसकी तरह है। तो थॉमसन ने इनने अपने प्रपोजल में ये सब बोला था। थॉमसन ने जो मेन प्रपोजल रखा था, थॉमसन ने प्रपोज क्या किया था, थॉमसन ने प्रपोज किया था कि एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर एम्बेडेड है। ये आपको अपनी बुक में मिल जाएगा लिखा हुआ, पॉइंट्स पे सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। हाफ ऑफ द मटेरियल बुक में बहुत इजीली अवेलेबल और बहुत साफ सुथरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आप वहीं से याद कर लोगे वही बेटर है। एम्बेडेड इन इट लिखा हुआ है। ठीक है। तो एटम एक पॉजिटिवली स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है। और सेकेंड पॉइंट क्या बोला था उन्होंने कि एटम के अंदर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब दोनों का जो बेस, जो दोनों का जो मास लगा लेंगे आप, मैग्नीट्यूड है जो दोनों का इफेक्ट, वो इक्वल है, बट उनके चार्जेस जो हैं वो ऑपोजिट है। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। और इसी वजह से अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हो। तो इसमें सिर्फ यही लिखना है आपको कि एटम हैज़ नेगेटिव चार्जेस ऑल्सो एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑल्सो, हैंस द चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख देना है। अब यहाँ पे लिमिटेशन आ जाएंगी। थॉमसन का मॉडल जो था उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसमें है, थॉमसन मॉडल ने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, परंतु जो इसके रिजल्ट्स आए थे वो दूसरे रिजल्ट्स ऑफ दिस मॉडल कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। मतलब जो बाकी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं
बाकी साइंटिस्ट द्वारा, तो उनका जो रिज़ल्ट था वो इस मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया और इस वजह से इनका ये जो थॉमसन मॉडल जो था वो पूरी तरह एक्सप्लेनेबल नहीं है। अब फर्दर हम आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है नेक्स्ट मॉडल विच इज़ द मॉडल ऑफ रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। सारे मॉडल्स में से ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेलिंग्स हैं। तो रुदरफोर्ड, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने, ईद रुदरफोर्ड ने उनको इंटरेस्ट था कि इसके बारे में मैं और जानूँ कि उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो बाकी जो पॉजिटिव रेडिएशन या पॉजिटिव उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर पॉजिटिव पार्ट भी है तो वो क्या है। तो इसकी उनको सर्च के लिए उन्होंने कौन सी रेज यूज़ की थी, उन्होंने यूज़ करी थी कैनाल रेज, ये पॉजिटिव रेज थी, राइट। और उन्होंने कैसे पार्टिकल्स यूज़ किए थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये सारे बच्चों डिटेल्स है जो आपको पता होनी चाहिए। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स उन्होंने इस्तेमाल किया था और कौन सा फॉयल, गोल्ड फॉयल। इसीलिए रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें गोल्ड का यूज़ हुआ था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये जो गोल्ड फॉयल में इन्होंने चूज़ किया था वो 1000 एटम थिक। अब सोचो एक एटम अगर इतना छोटा होता है तो 1000 एटम भी अच्छा खासा छोटा ही था। तो 1000 एटम थिक उन्होंने शीट ली थी गोल्ड फॉयल की, जिसको उन्होंने यूज़ किया था, क्योंकि उनको एक पतली सी पतली लेयर चाहिए थी, इसलिए उन्होंने गोल्ड का यूज़ किया। और पार्टिकल्स कौन से यूज़ किए थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स। और उन्होंने डबली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम के यूज़ किए थे। हीलियम, यहाँ पे लिख देती हूँ, हीलियम के पार्टिकल्स यूज़ किए थे, राइट। तो इनके अंदर अच्छी खासी ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स थे, अल्फ़ा पार्टिकल, जिनके अंदर अच्छी का अमाउंट ऑफ एनर्जी था। इनको उन्होंने यूज़ किया था किस लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब इनको ये एक्सपेक्टेशन था कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम के अंदर जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल घूम रहे हैं उनसे क्या होएगा, डिफ्लेक्ट होएगा और वापस आ जाएगा। परंतु उनको जो शॉक लगा वो ये लगा कि उन्होंने डिफ्लेक्शन तो एक्सपेक्ट किया था कि टकराएगा वापस आएगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना लार्ज डिफ्लेक्शन। मतलब अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर जो फास्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, मूविंग पार्टिकल्स, वो जो थे वो स्ट्रेट चले गए, क्योंकि बीच में गैप भी तो था ना, उनसे वो क्या हो गए, स्ट्रेट चले गए। कुछ पार्टिकल्स जो थे वो टकराए और टेढ़े होके डिफ्लेक्ट होके आ गए। मतलब सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉयल बाय स्मॉल एंगल, छोटे मोटे एंगल से डिफ्लेक्ट होके वो इधर उधर आ जा रहे थे। लेकिन उनको सरप्राइजिंगली ये लगा कि 12,000 पार्टिकल्स में से कोई एक एटम ऐसा था जो कि रिबाउंड करता ना। और रिबाउंड का मतलब क्या होता है कि गया उसी रास्ते और तुरंत वहीं से जाके वापस आ गया। इट्स लाइक 180 डिग्री कि गया और वापस आ गया वहीं पर। तो उनको ये थोड़ा शॉकिंग लगा कि इतना छोटा डिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है, इसका मतलब बीच में कोई ऐसी चीज़ है जो कि बहुत पावरफुल है और उन्होंने इतना हाईली डिफ्लेक्शन शो किया है। तब उन्हें पता चला, यहाँ पे अगर उसके एक्सपेरिमेंट के रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में आप और देखोगे तो उनको जो रीजनिंग मिला, ये मिला उनको कि क्योंकि एटम के बीच में स्पेस था इसलिए आधे पार्टिकल्स पार कर गए, क्योंकि थोड़े थोड़े वहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्जेस थे तो थोड़ा डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन उनको बाद में पता चला कि बीच में बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो थे वो डायरेक्टली जाके 180 डिग्री पे बैक आ रहे थे। इसका मतलब था कि बीच में कोई ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंस है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मास है, मतलब मास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जो है बहुत ही पॉजिटिव चार्ज अंदर एक बिल्कुल सेंटर में एक पार्टिकल है। तो उन्होंने जब आगे फर्दर इसके बताया तो ये बताया कि अगर एटम का रेडियस है और वो जो बीच में पार्टिकल है उसका रेडियस है, इन दोनों के रेडियस में 10⁵ का डिफरेंस है। मतलब इतना 1,00,000 रेडियस का फ़र्क है उनमें, कि उतना छोटा उसकी क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली वो एटम से बहुत छोटा है लेकिन अच्छा है। तो सारा इनका रिज़ल्ट जो निकलता है आखिरी में वो ये निकलता है कि एटम के बीचों बीच एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जिनको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। तो आपके रुदरफोर्ड जी थे जिन्होंने न्यूक्लियस को
डिस्कवर किया कि बीच में एक पॉजिटिव सेंटर है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और मास का देखा जाए तो एटम का सारा मास डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे, राइट। और दूसरा था कि अंदर तो आपका न्यूक्लियस है ये पूरा का पूरा, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर नेगेटिवली चार्ज घूम रहे हैं। थर्ड इनका जो फीचर था वो ये था कि न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो बहुत ही स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। एटम का साइज़ बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो उससे छोटा है। तो ये 3 फीचर जो थे ये थे रुदरफोर्ड के। अब जो मेन इसमें समझने वाली बात आती है वो आती है ड्रॉबैक। लिमिटेशन भी बोल सकते हो। ड्रॉबैक क्या था? अब ये बहुत ईजिली समझने वाली बात है। आप समझो कि आप एक रेस में भाग रहे हो और आप भागे जा रहे हो। जब आप भागोगे तो आपकी एनर्जी निकलेगी क्योंकि आप थक रहे होगे तो आपकी एनर्जी रिलीज़ होएगी। आपकी एनर्जी अगर रिलीज़ होगी तो आप थकते थकते रुक जाओगे। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन था बाकी एक्सपेरिमेंट करने वालों का, कि जैसा कि बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इस न्यूक्लियस के आसपास, तो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में तो स्टेबल तो होंगे नहीं, और अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एक्सेलरेशन तो जनरेट कर रहे होंगे, मतलब एक्सेलरेशन तो निकल रहा होगा। अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो वो एनर्जी भी रेडिएट कर रहे होंगे। अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे तो एनर्जी लूज़ भी करेंगे। अगर वो एनर्जी लूज़ करेंगे तो फाइनली कहाँ गिरेंगे? बीच में। और सेंटर में क्या है आपका? विल फॉल इन द सेंटर। और सेंटर में क्या है आपका? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस डिटरमाइन करता है आपका मास ऑफ एटम। अगर इस तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरते रहेंगे तो मास ऑफ द एटम तो स्टेबल होगा ही नहीं, और मास जो है अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो एटम स्टेबल नहीं होगा। बट फॉर द फैक्ट वी नो दैट एटम इज़ वेरी स्टेबल। तो इसका मतलब ये थ्योरी क्या थी? ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं की गई रुदरफोर्ड द्वारा, तो इसलिए ये इनका ड्रॉबैक बन गया। ये बता नहीं पाए कि अगर वो घूम रहे हैं तो वो कहाँ गिर रहे हैं, और कहाँ गिर भी रहे हैं, अगर बीच में नहीं गिर रहे हैं तो कहाँ गिर रहे हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन आपका दिया था नेक्स्ट मॉडल में, विच वॉज गिवन बाय बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। इन्होंने पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि भैया कहाँ जा रहा है, अगर गिर भी रहा है इलेक्ट्रॉन तो कहाँ जा रहा है, अगर घूम भी रहा है तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है नहीं कर रहा है। इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, और दैट इज़ बाय नील बोर का एटम। बच्चों को बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि ये पूरा एक्सप्लेनेशन इट्स लाइक अ फाइनल आंसर। हालांकि आप 11th-12th में जाके आगे साइंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा और भी मॉडल्स हैं, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए 9th में आपका बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम आता है, जो बताता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास तो ये एनर्जी रेडिएट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रीट ऑर्बिट में, मतलब डिफरेंट ऑर्बिट में, यूनिक ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और इन ऑर्बिट में दे डू नॉट रिलीज एनी एनर्जी। ये कोई एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी, ऑर्बिट के अंदर ही कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं। अगर ये एनर्जी रेडिएट ही नहीं करेंगे, नो एनर्जी रेडिएशन, तो ये काम कैसे कर रहे हैं फिर? तो ये बोलते हैं कि जो ये ऑर्बिट्स है ना, ये नॉर्मल ऑर्बिट नहीं है। इन ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल। ये ऑर्बिट्स जो हैं वो क्या हैं? एनर्जी लेवल कहलाते हैं। एनर्जी लेवल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह है। बीच में आपका आ गया न्यूक्लियस, फिर आपका आएगा पहला शेल, तो पहला शेल आपका आ जाएगा के शेल, फिर आपका आ जाएगा एल शेल, फिर आपका आ जाएगा एम शेल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आ जाएगा एन शेल। तो ये आपका नंबर 1 है, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये 4 आपके शेल्स हैं जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्योंकि ये एनर्जी शेल है तो वहाँ पे एनर्जी रेडिएट नहीं होती है, जिसकी वजह से ईजिली
घूम पाते हैं। तो ये गिवन किया गया था नील बोर्स द्वारा कि इनके अंदर एनर्जी रेडिएशन नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसे डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूम रहे हैं जिनको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। लास्ट में एक फैक्ट है कि आपका न्यूट्रॉन जो था वो किसने डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक इन 1932। न्यूट्रॉन को यूज करना चार्ज इजी है, एन फॉर न्यूट्रॉन और न्यूट्रल। अब न्यूट्रल मतलब क्या? कार का एग्जांपल ले लो, कार जब न्यूट्रल गियर पे होती है तो ना वो आगे जाती है ना वो पीछे जाती है। उसी तरह न्यूट्रल का कोई चार्ज होता ही नहीं है, और ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो आपको कैसे याद कर लेना है? एन एन एन। न्यूट्रॉन है जो वो न्यूट्रल होता है और कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, काइंड ऑफ रिडल है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो उसको। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, ये सारे आपके जो थे वो सारे मॉडल्स थे। इन मॉडल्स के ऊपर बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या था, थॉट्स क्या था, ड्रॉबैक क्या था, एनर्जी शेल्स क्या थे, इजीली आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे फ़ायदा आपको मिलेगा नील बोर्स वाले में। अगर आपको नील बोर का एटम का मॉडल पूछा गया है तो आप इजीली इस डायग्राम से शो कर सकते हो, एनर्जी लेवल दिखा सकते हो, और उसके बाद आप 3 पॉइंट में एक्सप्लेन करोगे तो आपको अच्छे खासे नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रखे हैं आपके शेल में? तो बहुत इजी है। ये बोलता है, इसके 3 रूल हैं। ठीक है, पहला, मैक्सिमम नंबर जो होता है वो एक फॉर्मूला से दिए जाता है। एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये एक नंबर से दिया जाता है, विच इज़ 2n²। अब आपने ऊपर देखा ही था कि n का नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब ये नंबर ऑफ लेवल्स हैं, शेल्स हैं। तो अगर आपको ये देखना है कि के शेल में कितना, तो के शेल का नंबर डाल लो। के शेल का नंबर क्या है? 1। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 2, राइट। फिर आप देख लोगे कौन से शेल का ले लो, आप एम शेल का ले लो। एम शेल में आपका कौन से नंबर पे पड़ता है? 3rd नंबर पे पड़ता है। तो एन की जगह आप क्या लग दोगे? 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18। तो पहला रूल ये है कि अगर आपको ये देखना है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो आप इस 2n² वाले फॉर्मूले से देख सकते हो। ये आपका एक मार्क्स में भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला ऑफ 2n², 2n, 2 मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आपको टिक किस पे करना है? 2n² पे। ठीक है, दूसरा रूल क्या है आपका कि मैक्सिमम नंबर जो आ सकते हैं आपके एक इलेक्ट्रॉन में वो कितना अकोमोडेशन है? मैक्सिमम अकोमोडेशन इज ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 8 आ सकते हैं आपके आउटर मोस्ट शेल में। अगर जब आप बाहर वाला पूरा कर लोगे तभी आप नेक्स्ट जाओगे। ठीक है, थर्ड, जब तक आपका पहला वाला नहीं शेल होगा, मतलब इनर शेल पहले आपको अकोमोडेट करना है, देन आउटर शेल। मैं इसको समझा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने पहले यहाँ पे भरा, आपने अपना यहाँ पे ले लिया न्यूक्लियस, फिर आपने यहाँ पे था आपका इलेक्ट्रॉन। आपका मान लो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर जिससे डिटरमाइन करते हैं, राइट। तो आपका ले लो बोरॉन का नंबर होता है इलेक्ट्रॉन 5। ठीक है, अब आपने 5 की जगह आपने कहा कि मैं एक यहाँ भर देता हूँ और बाकी 4 बाहर, तो ये गलत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे नहीं कर सकते हो आप। आपको क्या करना है, आपको पता है कि पहले वाले शेल में 2 भरने ही भरने, तो पहले आप 2 भरोगे, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, राइट। तो जितना आप पहले शेल में भरोगे उसको जब आप पहला ऑगमेंटेशन दोगे तभी आप दूसरे वाले में शिफ्ट कर सकते हो, वरना आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि वैलेंसी कैसे डिटरमाइन किया जाता है और एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। ठीक है, तब तक इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।